जय उत्तराखंड। साथियों जय नमस्कार। जय उत्तराखंड। मैं आज पहुंचा हूं रानीखेत अलका होटल में और हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जो उत्तराखंड क्रांति दल के मैं यूँ कहूँ कि जो दल की नींव रखने वाले लोगों में से हमारे साथ वरिष्ठ श्रीमान शिवराज सिंह मेहरा जी जुड़े हैं। साथ में प्रहलाद नेगी जी हैं, कुंदन बिष्ट जी हैं और अन्य लोग भी हैं। मैं सभी अपने जितने भी श्रोता दर्शक हैं उनके साथ चाहूँगा कि आज शिवराज सिंह मेहरा जी से जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो लड़ाई आज तक रही है, क्या उत्तराखंड क्रांति दल उस लड़ाई को क्या सही मायने में धरातल पर उकेर पाया है? मैं शिवराज सिंह मेहरा जी से जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या को आप किस तरीके से और उसकी लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड क्रांति दल की जो लड़ाई है, वो उत्तराखंड क्रांति दल जो 1994 जिसको उत्तराखंड राज्य आंदोलन माना जाता है, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन नहीं था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1979 से हुआ और 1979 में ये देखा गया कि 425 के अगेंस्ट हमारे पास केवल 19 विधायक हुआ करते थे और जो उनके उसके हिसाब से हम जो उत्तर प्रदेश की नीतियाँ और पॉलिसियाँ बनती थी वो हमारे अनुकूल नहीं होती थी, हमारे शोषण के लिए होती थी। उसके उसके अगेंस्ट लोगों में एक भावना जगी कि पहाड़ के विकास को और पहाड़ की जो उपेक्षा हुई है उसके लिए एक अलग से राजनीतिक दल गठन किया जाए और वो गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में किया गया और उसी से उत्तराखंड राज्य की लड़ने की बात आई। तो 1979 में ही डॉक्टर डी.डी. पंत जी लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें उनको 35,000 मत मिले और वो लड़ाई की शुरुआत थी। उसके बाद 1980 में जून में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सभी क्षेत्रों में लोग चुनाव लड़े और जसवंत सिंह बीजी एक ऐसे आदमी थे जो सामान्य घर से आए थे, जिन्होंने लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा और जो उस वक्त की जो परिस्थितियां थी राजनीतिक, कांग्रेस के 425 में से 403 वो सदस्य जीते, लेकिन जसवंत सिंह बीजी उनमें से एक थे। जो बाकी जो जीते 17, 18, 20, तो उसमें से एक हुआ करते थे। तो जसवंत सिंह बीजी ने पूरन सिंह मेहरा जी को, जो कांग्रेस के एक ताकतवर और सक्षम उम्मीदवार थे और पूर्व मंत्री के बेटे भी थे, उनको 251 वोट से चुनाव हराया। जसवंत सिंह बीजी एक सामान्य घर से आते थे, जिनकी जो शैक्षिक योग्यता थी वो उस जमाने के हिसाब से मिडिल कक्षा 4 थी। जो 14 साल की उम्र में घर से निकल गए थे और ग्वालियर में एक बिरला की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। जी, मेहरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि आज हम उस स्थान पर बैठे हैं जो रानीखेत विधानसभा उस समय मैं कहूँगा कि एज ए उत्तराखंडी हमें गर्व महसूस होता है कि यह वह विधानसभा है जहाँ से हमने एक गरीब परिवार के गरीब बेटे को जो है लखनऊ की विधानसभा में पहुँचाने का कार्य किया। और इसी रानीखेत के अंदर जब उनकी पुत्री का विवाह होता है और उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए जाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं जसवंत सिंह बिष्ट जैसे व्यक्ति को बदनाम करने का भी कार्य किया गया है और आप उसके शायद गवाह भी रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में जसवंत सिंह बिष्ट पर जो लांछन लगे, क्या वह सत्य है? जसवंत सिंह बीजी पर जो लांछन लगे वो बिल्कुल निराधार और गलत है। उसका कारण ये था कि जब लोग कांग्रेस को तब बीजेपी तो थी नहीं, वो कहीं नगण्य थी, तो तब कांग्रेस को ये लगने लगा कि हमारा जनाधार खत्म हो रहा है और बीजे एक स्थापित जसवंत सिंह बीजे एक यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, उनको हटाना नामुमकिन है। यूकेडी काफी मजबूत स्थिति में थी, तो उनको बदनाम करने के लिए एक तो इन्होंने चलाया। बाकी उसमें और भी लोग थे जो कांग्रेस से हट के लोग थे, जो अपने को तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार कहते, उनकी भी साजिश थी। उनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, छोड़िए, तो वो अब आज है नहीं हमारे बीच। तो उनकी थी और जो यूकेडी में लोग थे उनकी भी थी, जो रानीखेत विधानसभा से विधानसभा के दावेदार थे, उनकी भी भूमिका। मतलब कहीं न कहीं आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वो शायद उस समय भी जसवंत सिंह बिष्ट जी की लोकप्रियता से लोग घबरा गए, भयभीत थे। कांग्रेस भी भयभीत थी और हमारे संगठन के जो लोग थे उसमें, जो यूकेडी में जो लोग थे, जो 1988 में पार्टी में आए, पहले नहीं थे पार्टी में, जो 1988 में पार्टी में आए, उन लोगों ने भी इस सीट से अपनी दावेदारी जताने के लिए ये साजिश की। लखनऊ के उनके मकान के फोटो अन्य चीजें लाए, बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, केदार की मीटिंग में मैं जब आया तो केदार की मीटिंग में कहा कि जसवंत सिंह बीजी के पास 51 एकड़ भूमि इच्छा में है,
जो बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं उनके पास 1 इंच में जमीन नहीं थी। जी। लखनऊ में उनके पास कोठी है, कहा गाजियाबाद में उनके पास कोठी बताई गई। लखनऊ में उनका एक मकान था है जो 3 कमरों का है, सिर्फ 3 कमरों का, 1 मंजिला, 2000 स्क्वायर फीट में है। बाकी जगह छोड़ी गई है जी। 2000 स्क्वायर फीट में। वो भी ये कहा गया था बीपी सिंह गवर्नमेंट में कि प्लॉट आपको फ्री दिए जाएंगे और 4 लाख रुपया जो प्लॉट लेंगे उनको तो प्लॉट दिया जाएगा, जो प्लॉट लेंगे उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, जो अपने गाड़ी को खर्च सकते वो दिया। कई विधायकों ने पैसे लिए, गाड़ियां खरीदी और बीजी ने प्लॉट लिया। पहले फ्री देने की बात में हुई थी, बाद में 19,000 की बात आई, अंत में 37,000 में प्लॉट खरीदा गया, बिल्कुल। जिसमें उनको मकान बनाने के लिए कई लोगों से उनको लोन लेना पड़ा। उसमें कुछ 1-2 लोग सल्ट के भी लोग थे, वो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने उनको मदद की एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अच्छा विधायक होने के नाते मदद की, और भी कई लोगों ने मदद की। करीब करीब 60,000 रुपया उन्होंने कर्ज लिया और उसके बाद वो मकान बनाया। इतनी बातें आप उनके लिए इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ पूरे बिल्कुल मैं उनके कदम से कदम मिलाकर रहे, और आज भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियां एक भ्रांति लोगों के बीच में फैलाती है कि पहला विधायक यहाँ से दिया, उसके बाद वो मुलायम सिंह के साथ मिले, या अन्य जो भी चीजें हैं, क्योंकि इन बातों को आज पब्लिक के बीच में कहने वाले बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग रह चुके हैं। उनमें से शायद एक आप हैं, क्योंकि जो जसवंत सिंह बिष्ट जी की सादगी को जानते थे और किस प्रकार से उनके घर की परिस्थिति थी वो आप जानते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में उत्तराखंड क्रांति दल का जो 79 से लेके अभी तक का जो इतिहास रहा है और उसका जो सफर रहा है, उसको आप 2025 के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखते हैं? आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जसवंत सिंह की प्रासंगिकता कितनी है, ये अनिवार्यता है। और मैं ये मानता हूँ कि जसवंत सिंह बिष्ट जी की प्रासंगिकता आज की राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है और वो अनिवार्य है। ये इसलिए क्योंकि आज जो पैसे का युग हो गया, और तब भी था, उस जमाने के हिसाब से भी था, लेकिन आज तो बिल्कुल बिना पैसे के, या बड़े बड़े जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के लोग हैं, वो काफ़ी पैसा खर्च करके, प्रलोभन दे करके, सत्ता का प्रलोभन देके, कामों का प्रलोभन, दूसरे चीज़ों का प्रलोभन दे करके सत्ता में काबिज हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस जमाने में भी जसवंत सिंह बिष्ट जी के पास कुछ नहीं था, और आज भी यूकेडी के लोगों के पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि यूकेडी लोग एक ईमानदार और चरित्रवान लोग यूकेडी में रहे हैं, जो लोगों की दुख दर्दों से द्रवित होकर के, लोगों के कष्टों को लेकर, उत्तराखंड की दुर्गति को देखते हुए प्रभावित होते हैं उससे। इसलिए वो उनके मन में आज भी क्रांति की भावना, परिवर्तन की भावना जो मौजूद है, वही लोग यूकेडी में जुड़ते हैं, वो आज भी है। इसलिए जसवंत सिंह बिष्ट जी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है आज की परिस्थितियों में। जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि 2027 नज़दीक है और इस बार आप रानीखेत विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल को किस प्रकार से देखते हैं? हमारी जो लोगों से बात हो रही है, लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड बने, ना उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आए और यहाँ से उनके लोग हों, और अधिक से अधिक लोग जुड़ना भी चाहते हैं। अब उनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, या आर्थिक मजबूरियाँ हैं, ये अलग विषय है, या उनके व्यक्तिगत कुछ दिक्कतें हैं, हो सकती हैं। लेकिन लोग आज भी चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक विकल्प हो सकता है उत्तराखंड में। वो उन राष्ट्रीय पार्टियों के लोग भी ये चाहते हैं, उनके मन में भी ये बात है। उन राष्ट्रीय पार्टियों से किस परिस्थिति में जुड़े हैं, अलग विषय है, लेकिन उनकी मंशा भी यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें सही लोग, काम करने वाले लोग हो सकते हैं। वहाँ के लोग जो होंगे वो अन्य पार्टियों के मुकाबले ईमानदार और कर्मठ और लड़ाई लड़ने वाले लोग होंगे, ये उनका मानना है, और जनता भी ये मानती है। अब उसको हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं, आप कितना अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी बातों से उनको कितना समझा सकते हैं, कितना प्रभावित कर सकते हैं, कितना उनको जोड़ सकते हैं अपने साथ, ये अलग विषय है। हमारे कार्यकर्ता कितना काम कर पाएंगे, अलग विषय है, लेकिन लोग जुड़ना चाहते हैं। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल को महत्व देते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। कहीं न कहीं जनता के बीच में वास्तव में उत्तराखंड क्रांति दल आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, ये आप कहना चाहते हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य बनाया वो एक बार सत्ता में ज़रूर आए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, लोग आज भी, जो पुराने लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जसवंत सिंह बिष्ट जैसा विधायक हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, ये मानते हैं आज भी। और जसवंत सिंह बिष्ट जी केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि वो पूरे देश के लिए, अगर उनको प्रचारित किया जाए, प्रचार किया जाए, पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। वो एक उदाहरण हो सकते हैं राजनीति में, कि कैसा विधायक होना चाहिए, कैसे वो सामान्य जीवन से बढ़ करके आगे बढ़ा और राजनीति में स्वच्छता और ईमानदारी का प्रतीक रहे, और प्रतीक रहे जसवंत सिंह बिष्ट जी, ये उदाहरण हो सकते हैं।
इसलिए जसवंत सिंह बीजी को हमें अपना रोल मॉडल मानते हुए आगे ले जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जसवंत सिंह बीजी क्या है। उस तरह हमारे और भी कई लोग हैं जो जिनको हम अपने रोल मॉडल बना सकते हैं। उत्तराखंड में ऐसे ईमानदार चैतवान लोग हुए हैं जैसे ज्योतिराम कांडपाल जी, बद्रीदत्त कांडपाल जी, माधव सिंह मलेठा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने लिए कभी सोचा नहीं। ऐसे उत्तराखंड कांडल के लोग हैं और हमारे उत्तराखंड कांडल में उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं की विचारधारा पर चलने वाले लोग उत्तराखंड कांडल में हैं। वही लोग आगे बढ़ आ सकते हैं, बिना किसी लालच के संघर्ष और करके उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। उत्तराखंड में रोजगार का सवाल है। उत्तराखंड में रोजगार कई क्षेत्रों में व्याप्त हैं। हमारे यहाँ अगर हमारी सरकार उत्तराखंड कांडल की सरकार बनती है तो हमारे पास यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो इतना है कि उस पर हम रोजगार बना सकते हैं। जैसे शीतला केट बेल्ट है, उसमें माइका इतना है जिसके हम बिजली के फिलामेंट वगैरह बना सकते हैं काफ़ी मात्रा में। कोसी बेल्ट है जिसमें ग्रेफाइट इतना है कि हम कार्बन रॉड वगैरह बना सकते, उसके रोजगार बना सकते हैं। लोहाघाट आती में इतना लोहा है, उन नदियों में जो पुराने लोग थे वो वहीं के पत्थरों को गिरा के लोहे से लोहे की कड़ाइयाँ आदि बनाते थे। वहाँ आयरन है, लोहे के आयरन के और लोहे के जो वो हैं प्रोजेक्ट हैं, प्लांट है, वो लगाए जा सकते हैं। आपके यहाँ गैरसैंण से लेके इधर गढ़वाल की ओर को जो जमीनें हैं उसमें कॉपर, तांबे की मात्रा है। आपके बागेश्वर में खरे वगैरह में तांबे की मात्रा है, तांबे का कारोबार किया जा सकता है। ऐसे उद्योग लगा सकते हैं। हमारे पुराने जो तमटा लोग थे जो तांबे का काम करते, ताम्र कलाकार थे, वहीं से खोद के निकालते थे। आज भी वहाँ की खानें देखी जा सकती हैं तांबे की। हम तो गए, हमने देखा, तो उनसे वो उसको छान के गला करके तांबा निकालते थे और वो काम आज लगभग खत्म हो चुका है। उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ कई प्रकार और क्षेत्रों में और भी रोजगार दिया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने एक गलत काम हमारे साथ और किया, जो हमारी तराई की बेल्ट थी, जो हमें 56,000 टन अनाज देती थी, अपने उपयोग के बाद हम यूपी को देते थे। वो हमारी जो है वहाँ उन लोगों ने रियल एस्टेट ने खरीद के या यहाँ से लोगों को पलायन होकर के जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो उद्योगों को दे करके हमारा जो वो खाद्यान्न जो था उसको भी चौपट कर दिया है और रियल एस्टेट के लोगों ने खरीद के बंजर छोड़ी है। उससे हम प्रभावित हुए हैं। तो ये सरकार की कोई भी नीति अगर बनती है तो सरकार की नीयत होनी चाहिए कि अगर नीयत होगी तो नीति बनेगी। हम उम्मीद करते थे कि सरकार अगर उत्तराखंड सरकार पहली बार अगर बनती है तो पहला काम उत्तराखंड सरकार का होगा कि इन सारे संबंधित डिपार्टमेंटों को बुला करके 6 महीने का टाइम उनको दिया जाए कि वो बताएं कहाँ कितनी एग्रीकल्चर भूमि है जिस पर हम खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती कर सकते हैं। अगर बगीचे लगा सकते हैं तो कौन से बगीचे लगा सकते हैं, किस तरह के बगीचे। अगर हम आपके इमारती लकड़ी के लिए कर सकते हैं तो कौन सी जगह में हम शीशम, शाल, सागौन या देवदार और तुन पैदा कर सकते हैं जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये पहले, या विद्युत के क्षेत्र में है तो हम अपने लोगों को, इंजीनियरों को बुला के विद्युत विभाग के लोगों को पूछें कि कहाँ हम छोटे छोटे माइक्रो हाइडल लगा सकते हैं जिससे किसी प्रकार का खगोलीय नुकसान भी न हो, किसी तरह का नुकसान न हो, पर्यावरण प्रभावित न हो, लेकिन लोगों को रोजगार भी मिले। और किस तरह से लगाया जाए उन लोगों को रिपोर्ट और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट और ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए। हर क्षेत्र में ये सरकार की नीयत होती तो ये पहले चुनाव के बाद ही, जब हमारी सरकार जब पहला राज्य बना, हमारे मुख्यमंत्री यही काम करते, पहले 6 महीने लोग सभी संबंधित डिपार्टमेंट को बुला के उनकी राय लेते कि बताइए अपने क्षेत्र में किस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। भू कानून का सवाल रहा। हमने ये 1988 में पहली बार इस बात को कहा कि भू कानून आपके हिमाचल की तर्ज में हमारे यहाँ 371 लागू होना चाहिए, यहाँ की जमीनें नहीं बिकनी चाहिए। हमारी सरकार 1900 आपके 2002 में जो सरकार आई उसने किया तो सही, लेकिन कि 1.25 नाली की से अधिक कोई यहाँ जमीन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उस सरकार ने एक बेईमानी भी की, उसमें एक छेद छोड़ दिया कि एनजीओ और संगठनों के नाम से आप हजारों एकड़ खरीद सकते हैं। आज हमारे यहाँ कई ट्रस्ट हैं, मंदिर ट्रस्ट हैं, वो भी लैंड खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, हजारों नाली खरीद रहे हैं और उसके अलावा उसको प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये हालत है। तो हमारी जमीनें नहीं बिकनी चाहिए। पहली बात, हमारे लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ शोषण भी कर रहे हैं। कई केसेज हैं, कई तरह उन्होंने बिना, जबकि कुआं वाटर एक्ट 1975 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कहीं कोई पानी पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ट्यूबवेल लगे हैं जहाँ नहीं रोके गए, इधर क्रिकेट में लगा है, इधर मछखाली में लगा है। इस तरह की कई चीजें ऐसी हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।